हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता फ्रॉम सूर्य लॉ एकेडमी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाली हूँ लीगल एप्टीट्यूड के वो सब एमसीक्यू जो कि ईयर 2024 में पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए थे। इसके अलावा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से उसे ओपन करके देख सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, who said that negligence is a faulty mental condition which is penalized by the award of damages। तो ये किसने कहा था? दिस वॉज सेड बाय ऑस्टिन। ऑप्शन डी जो है ऑस्टिन, दैट इज करेक्ट आंसर। ऑस्टिन जो है उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलते हैं पीयू के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। ये जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। इसके अलावा इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था इन बिटवीन लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। तो आपको ऑस्टिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, इनके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स, हु सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इट वाज सेड बाय हॉलैंड। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था एज अ क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था ईयर 2002 में। इसमें ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट ऑप्शन, जुलाई 1 2002। इसके बाद आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसके हेडक्वार्टर्स क्या हैं। तो इसके हेडक्वार्टर्स जो है दैट इज़ इन हेग, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में इनका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन से स्टैट्यूट के अंडर जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये इस्टेब्लिश हुआ है रोम स्टैट्यूट के अंडर। तो आपके ये 2 क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन हुज रिकमेंडेशन मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन को लेकर जो है बहुत तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि देखो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल या नॉन मनी बिल जो है 2 तरीके के बिल होते हैं। एक हो गया मनी बिल और एक हो गया नॉन मनी बिल। तो दोनों के इंट्रोडक्शन की प्रोसीजर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं मनी बिल की, तो इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो दोनों में है, दैट इज विद रिगार्ड टू द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर हम बात करते हैं मनी बिल की, तो उसकी इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है। वहीं अगर हम बात करेंगे नॉन मनी बिल की, तो वहाँ पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, वहाँ पे देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट और सम अदर अथॉरिटी। तो इस तरीके से आपको ये सब पता होगा, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया कि मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में, तो किसकी रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। इसी तरीके का क्वेश्चन जो कि बात करता है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आया था ईयर 2023 में। तो इससे पता चलता है कि रिपीटेटिवली ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आपको जो है सिंपली ग्राउंड्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन जिन पर प्रोहिबिशन लगाई गई है अंडर आर्टिकल 15, वो सब आपको पता होने चाहिए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर भी जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 5 हमारे पास ग्राउंड्स दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 15 पे, जिसके बेसिस पर आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो वो प्रोहिबिटेड है अंडर दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स वॉज एडेड इन फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो थी टू द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, वो ऐड की गई थी फंडामेंटल राइट्स में बाय विच अमेंडमेंट। हमें अमेंडमेंट बतानी है जिसके थ्रू ये ऐड की गई थी। ये ऐड की गई थी बाय द अमेंडमेंट
86। तो 86 अमेंडमेंट से ये ऐड ऑन किया गया था एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। आपको जो इम्पोर्टेंट है, आपको एज ऑफ चिल्ड्रन याद रखनी है कि कौन सी है। ये पर्टिकुलरली बात करता है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज की, सिर्फ इन बच्चों की बात करता है। और इसने कौन सा आर्टिकल ऐड ऑन किया था फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, तो ये ऐड ऑन किया था अंडर आर्टिकल 21A। इसने सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही ऐड ऑन नहीं किया था, इसने सेम प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 51A में एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया था कि ये एक ड्यूटी इम्पोज करता है ऑन द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन जिन बच्चों की एज 6 to 14 ईयर्स है, टू प्रोवाइड देम विद कंपल्सरी एजुकेशन। तो 86 अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आपको अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, चाहे वो आर्टिकल 21A की बात करे, चाहे वो आर्टिकल 51A की बात करे, तो आपका जो है एक ही आंसर है, दैट इज 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। In Indian Constitution, the concept of the procedure for amendment of Constitution is borrowed from which country? तो हमने जो Constitution के लिए procedure for amendment है वो कौन सी कंट्री से बोरो किया है? आंसर इज साउथ अफ्रीका। इससे पहले पिछले क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पेपर थे पिछले ईयर के, उसमें हमें आया था क्वेश्चन कि एमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से बोरो की है। तो अगर एमरजेंसी प्रोविजंस की बात होती है, दैट हैज बीन बोरोड बाय द जर्मनी। ठीक है, तो आपको जो है ये सब पता होना चाहिए। लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ईयर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट इज पास्ड? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2023। 2023 में जो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो आया ईयर 2024 के एग्जाम में। अगर हम बात करें कि अभी कौन सा आ सकता है 2025 में, कौन सा हमें एक्ट पूछा जा सकता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, दैट इज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। तो ये आया 2024 में, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन एक्ट। ये एक्ट है 2024 का। तो ये मैं इसीलिए लिख रही हूँ कि आपको ये अगर नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2025 में ये आ जाए कि कौन से ईयर में ये पास हुआ था या इनेक्ट हुआ था, इन ईयर 2024। अदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। हु इज द ऑथर ऑफ बुक स्पिरिट ऑफ लॉ? अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत बारी आ जाता है। तो अगर हम बात करेंगे स्पिरिट ऑफ लॉ का ऑथर कौन है, दैट इज मॉन्टेस्क्यू। आंसर इज ए। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड, विद रिगार्ड टू द सेपरेशन ऑफ पावर, कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो किसने इसका आइडिया दिया था, दैट वाज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के बारे में आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। विच अमंग द फॉलोइंग्स इज नॉट द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट? तो हमने बताना है कि कौन सी जो है वो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट नहीं है इनमें से। अगर आपने थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पढ़ी होगी तो आपको जो है ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगा क्वेश्चन, और आप ऑड वन आउट को जो है इसमें से टिक मार्क कर सकते हो। जनरली मैं आपको बता देती हूँ कौन सी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स हैं। हमारे पास थ्योरी ऑफ डेटरेंस है, थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूटिव भी है, थ्योरी ऑफ कंपेंसेटरी भी है, जिसको हम थ्योरी ऑफ एक्सपिएटरी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा रह गई थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेशन, तो रिफॉर्मेटरी या थ्योरी भी बोला जाता है। तो रिफॉर्मेटरी थ्योरी भी एज अ पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है। इसके अलावा कोई भी ऑड वन आपको ऑप्शन दिख जाए, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, तो आप इसमें ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इन पांचों थ्योरी के जो है नेम पता होने चाहिए कि कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। An agreement enforceable by law at the instance of one party and not of other is called। तो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि कोई एक एग्रीमेंट ऐसा है जिसको इन्फोर्स किया जा सकता है बाय द लॉ ओनली एट द इंस्टांस ऑफ वन पार्टी एंड नॉट ऑफ द अदर। दो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होती है, मान लो ए है और बी है, दीज आर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उसको इन्फोर्स जो है वो कोई भी एक पार्टी करवा सकती है, और वो चाहे तो वो बोल सकती है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की फोर्सेबिलिटी
इन्फोर्सेबिलिटी नहीं चाहिए। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। हालांकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम स्टार्टिंग ये वॉइड नहीं होता, वॉइड एब इनिशियो नहीं होता, तो इसीलिए इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। इसी के अलावा अगर आपको पता हो कि कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज I ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच सेट। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर 1946। पर अगर आपको प्रेजेंटेशन के अलावा आपको क्वेश्चन आ जाता है विद रिगार्ड टू एडॉप्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था ऑन 22 जैन 1947। एडॉप्शन पे अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो ये है। इसके अलावा एक और इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको पता होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इट सर्व्ड एज अ फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रीएम्बल। मतलब जो हमारा प्रीएम्बल बना है उसकी मेकिंग में हमने बहुत सारी जो हेल्प ली है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट थे, इसके ही बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो हमने ऐड ऑन कर दिए थे अपने प्रीएम्बल में। तो आपको जो है बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आ जा सकता है कि विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स सर्व्ड एज अ फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट ऑफ प्रीएम्बल। तो अगर आपको ऑप्शंस में कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मिल जाएगा तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। इसने हमसे यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी है और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन नंबर 94 आया था ईयर 2023 में, और देखो बिल्कुल ही सब्सिक्वेंटली वो 2024 में जो है फिर से क्वेश्चन में आ गया है। तो आपको पता होना चाहिए रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हमारे लिए जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है तो मैंने बताया था इट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन डिड डॉक्टर अंबेडकर पास्ड अवे। तो डॉक्टर अंबेडकर पास्ड अवे ऑन 6 दिसंबर 1956। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपको अंबेडकर जी की बर्थ डेट भी पूछी जा सकती है, जैसे कि 2023 के ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में पूछी जा गई थी। अगर हम बात करें कि उनकी बर्थ डेट की तो उनका बर्थ डेट जो है दैट इज 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को हम एज अ इक्वालिटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आपको अंबेडकर जी की डेथ वाली डेट भी याद रखनी है और उनकी बर्थ वाली डेट भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिवोर्स बाय अ हस्बैंड अंडर मुस्लिम मैरिज लॉ। अगर हम मुस्लिम मैरिज लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप्स के डिवोर्स बताए गए हैं। डिवोर्स जो है कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड जो है वो यूज़ कर सकता है, डिवोर्स कर सकता है। कुछ वेज ऐसे हैं बाय विच ओनली वाइफ कैन डिवोर्स हर हस्बैंड, और कुछ वेज हैं जो म्यूचुअल कंसेंट के साथ, मतलब वो एक ही है, म्यूचुअल कंसेंट से दोनों आपस में डिवोर्स कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा टाइप ऑफ डिवोर्स है जो कि नॉट अ टाइप ऑफ डिवोर्स बाय हस्बैंड, मतलब इट इज़ अ टाइप जो कि सिर्फ और सिर्फ वाइफ यूज़ कर सकती है। अगर हम इन ऑप्शंस में जाएं तो हमें पता है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, तफवीज़। तफवीज़ एक एक्ट ऑफ डिवोर्स है जो कि ओनली वाइफ यूज़ कर सकती है, हस्बैंड नहीं कर सकती है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका आंसर बी जो है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, सेक्शन नंबर 8। बेसिकली होता क्या है, हमारा जो आरटीआई एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी पब्लिक अथॉरिटीज़ से, आप इस एक्ट के अंडर उसको ले सकते हैं। लेकिन हम बात करें कुछ एक्सेप्शंस की, मतलब कौन सी वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जो है अथॉरिटी डिनाई कर सकती है कि हमें जो है डिस्क्लोज नहीं करनी अपनी इंफॉर्मेशन, वो प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट। जैसे कि अगर कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन है जो कि डील करती है नेशनल सिक्योरिटी से, तो पब्लिक अथॉरिटी बोल सकती है कि हम ये आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वहीं अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि फॉरबिडन बाय कोर्ट हो कि डिस्क्लोजर होना ही नहीं चाहिए,
वो भी हमारे एक्सेप्शंस में आ जाती है अंडर सेक्शन 8। इसी के साथ किसी की राइट टू प्रिवेसी जो है वो इन्फ्रिंज होती हो, या फिर प्रिविलेज ऑफ एमपी जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज होता हो, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हमें सेक्शन 8 में दिखने को मिलती है एज एन एक्सेप्शन टू द आरटीआई एक्ट। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डील्स विद द लीगल एप्टीट्यूड इज क्वेश्चन नंबर 50। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु। ये क्वेश्चन बात करता है अबेटमेंट की। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2023 के क्वेश्चन पेपर में। अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है मेथड ऑफ अबेटमेंट कौन से हैं। ठीक है, तो कौन सा है दैट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू दी अबेटमेंट। अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अबेटमेंट जो है इट कैन बी डन ओनली बाय वे ऑफ 3 मेथड्स। वो 3 मेथड्स कौन से हैं? इंस्टिगेशन, engaging and aiding in commission of an offense, और एक है कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके दूसरे ऑप्शंस देखेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा इंस्टिगेट्स एंड एंगेजेस इन कमीशन, इसमें एडिंग नहीं है। इंस्टिगेट्स, एंगेजेस एंड प्रोवोक तो हमें कहीं पे प्रोवाइडेड ही नहीं है। अगर हम बात करें फिर से ऑप्शन देखिए तो प्रोवोक या फिर सपोर्ट जो है, इस तरीके के वर्ड आपको अबेटमेंट की प्रोविजन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इसके ऑप्शंस में हमें डिफरेंट एक्ट्स के नाम दिए गए हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्रिमिनल लॉज हैं जो कि चेंज हुए थे इन ईयर 2023। ठीक है, तो अगर हमें ईयर 2023 में चेंज हुए सभी एक्ट या लॉज का हमें पता होगा कि कौन से मेन चेंज हुए थे, जो कि आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर आए थे, तो हमें पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रॉन्ग है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो बीएनएस जो है ये राइट ऑप्शन है, मतलब ये आया था, चेंज हुआ था और ये क्रिमिनल लॉ है अभी। अगर हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तो ये भी था, और अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो ये भी था। तो जो रहा है एक ऑप्शन दैट इज रॉन्ग ऑप्शन विच इज ऑप्शन बी। इसका आंसर ऑप्शन बी है, भारतीय नागरिक संसद संहिता ऐसा कोई भी लॉ अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into India on or before the blank will get the citizenship of India। तो किन को मिलेगी? ऑप्शन ए, फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर 2014। इसका आंसर है ऑप्शन ए। Question number 53. Vijay Emanuel versus State of Kerala is a famous case relating to. This case is related to the national anthem. Option B correct answer है। What happened in this case? कुछ बच्चे थे, 3 siblings थे जो कि एक religious community को belong करते थे। They were expelled from the school only for the reason that they refused to sing national anthem। ठीक है, वो they were standing respectfully, बस उन्होंने deny किया that we cannot sing national anthem because it is a kind of idol worship जो कि हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। उनके रिलीजन में आइडल वर्शिप को जो है वो डिनाई किया जाता है। अब इस केस में कोर्ट ने हेल्प किया था कि अगर बच्चे रिस्पेक्टफुली खड़े होते हैं एंड दे डू नॉट सिंग, इट डज नॉट, इट शुड नॉट बी अ ग्राउंड ऑफ एक्सपल्शन एट एनी कॉस्ट। क्योंकि अगर आप उनको एक्सपेल करते हो सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न से, तो उनके 2 आर्टिकल्स जो हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 25, ये बात करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। अगर हम बात करते हैं 25 की तो ये बात करता है रिलीजियस फ्रीडम की। उन्होंने बोला कि अगर आप एक्सपेल कर देते हो बच्चों को सिर्फ इस बात पे कि वो कुछ ऐसा एक्ट नहीं कर रहे विच इज डिनाइड बाय देयर ओन रिलीजन, इन दैट केस इट वुड बी वायलेटिव ऑफ दिस बोथ फंडामेंटल राइट्स। तो ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल्स जो हैं डील करते हैं इस केस में और कौन से आर्टिकल्स पे
कोर्ट ने कहा था कि ये वायलेट होते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो वायलेट होते हैं, और ये केस जो था दैट वाज विद रिगार्ड टू द नेशनल एंथम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54, डिफेमेशन बाय द वे ऑफ कार्टून इज नोन एज। तो हमें बताना है डिफेमेशन बाय वे ऑफ कार्टून होगा तो उसे हम क्या नाम देंगे। इसका आंसर है लिबल, क्योंकि देखो डिफेमेशन दो वे से हो सकता है, एक वो होता है स्लैंडर, इसके ऐसे आप याद रख सकते हो, व्हेन डिफेमेशन इज डन बाय वे ऑफ स्पीकिंग। अगर आप बोल के किसी के अगेंस्ट डिफेमेशन करते हो तो उसे हम स्लैंडर बोलेंगे। अगर आप किसी के अगेंस्ट इन राइटिंग करते हो उसको हम लिबल कहेंगे। कार्टून जो है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ राइटिंग और पब्लिशिंग, है ना। तो पिक्टोरियल फॉर्म में अगर किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी को आप डिफेम कर रहे हो, इन दैट केस इट विल बी नोन एज लिबल। इसके अलावा आपको एक और टर्म यहाँ पे दिख रही होगी, इनुएंडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि डिफेमेशन का फॉर्म है ये। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई एक स्टेटमेंट देता है और आपको प्राइमा फेसी लगता है कि वो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनोसेंट वे में बोली गई है, लेकिन आप उससे कोई और सेकेंडरी मीनिंग अटैच करोगे तो उसका एक सेकेंडरी मीनिंग अगर हम अटैच करेंगे तो वो अपने में एक डिफेमेशन का ऑफेंस बन जाता है। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो हमें देखने में लगे कि इनोसेंट है, लेकिन हम अगर उसमें कोई सेकेंडरी मीनिंग अटैच करते हैं तो वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं इनुएंडो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, अ लाउड बीट that can be heard through apartment wall from another apartment at midnight can be classified as। इसका आंसर है न्यूसेंस। मैंने पिछला क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व किया था मैंने आपको यही इलस्ट्रेशन बताई थी ताकि आपको न्यूसेंस का ऑफेंस समझ में आ सके। तो देखो इलस्ट्रेशन में भी आपको न्यूसेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप न्यूसेंस के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो तो आप उसे इजीली समझ सकते हो। इसमें एक लाउड बीट म्यूजिक था जो कि हर्ट किया जा सकता है थ्रू एन अपार्टमेंट वॉल फ्रॉम अदर अपार्टमेंट दैट टू एट मिडनाइट। अब उसको हम न्यूसेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप फिजिकली किसी के राइट्स के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, आप अपने राइट्स को टू प्ले म्यूजिक, आप अपने राइट्स को कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है किसी दूसरे पर्सन के राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक पर्सन का जो है मिडनाइट में राइट टू स्लीप इन्फ्रिंज हो रहा है। इस तरीके के ऑफेंसेस को हम बोलते हैं न्यूसेंस। न्यूसेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें ईयर 2023 में आया था, वो थोड़ा घुमा फिरा के था, लेकिन अगर आप क्रक्स निकालो तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। आपको न्यूसेंस के ऑफेंस का पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने सारी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी होंगी तो आप इसमें से देख सकते हो कि कौन सा ऑर्डर है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है प्रोवाइडेड। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऐसा कोई भी जो है इस तरीके का कोई भी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, ऑन विच ग्राउंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। इम्पीच्ड थ्रू है, ये एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस है जिसके थ्रू आप प्रेसिडेंट या किसी भी जज को, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट जो है उनको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि कौन से ग्राउंड पे आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हो, कौन से ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें सिर्फ प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी। वहीं अगर हम बात करते हैं जजेस की, क्योंकि क्वेश्चन तो जजेस की इम्पीचमेंट पे भी आ सकता है, तो जजेस को हम दो ऑप्शन से मूव कर सकते हैं। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और सेकंड जो है दैट इज इनकैपेसिटी। तो ये दोनों डील करते हैं जज से। आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट के ग्राउंड्स अलग हैं, जजेस के इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे लेजिस्लेचर होते हैं, हमने लोकसभा में इलेक्ट करके भेजे हैं, उनका एक पोर्शन होता है, उनमें से मिनिस्टर्स को बना दिया जाता है, तो उनको मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसे कि आप बात करो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहाँ पे आपको मिनिस्टर दिखेगा, या फिर आपको और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो कितना परसेंट होने चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। ये जो है ये कितना परसेंट पोर्शन होना चाहिए? इट मस्ट बी लेस देन 15% ऑफ लोकसभा। मतलब लोकसभा के अगर इतने सारे पीपल हैं, दिस constitutes 100% members of लोकसभा, तो इस केस में इसका जो
सिर्फ और सिर्फ इनमें से जो चुन के मिनिस्टर बनाए जाएंगे दैट मस्ट बी लेस देन 15%, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी जो है दैट इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अडेप्टेड व्हीकल मीन्स। तो अडेप्टेड व्हीकल का मतलब होता क्या है? ये वो व्हीकल होती है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है उन लोगों के लिए जो कि स्पेशली एबल्ड पीपल हैं, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हैं, उनके लिए ये एक तरीके की मोटर व्हीकल होती है। इसके बारे में आपको जो है मोटर व्हीकल एक्ट में भी पढ़ने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अडेप्टेड व्हीकल मीन्स। तो अडेप्टेड व्हीकल होती क्या है? ये एक तरीके की व्हीकल होती है जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई है उन पीपल के लिए हु आर स्पेशली एबल्ड, या फिर हम बोल सकते हैं दोज हु आर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो लीगल एप्टीट्यूड से डील करता है। अगर आपकी बात की जाए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन ए, अ मोटर व्हीकल स्पेशली डिजाइंड फॉर द यूज ऑफ पर्सन जो कि सफर कर रहा है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ वाइड सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वो कौन सा सेक्शन है जो कि डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को? सिंपली कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? इट इज सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने ऊपर ही आपको बताया सेक्शन 2I किससे डील करता है, इट डील्स विद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था, इसके बाद ये क्वेश्चन 2021 में भी आया था, उससे पहले। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के आता है। यहाँ पे आपको पूछ लिया विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं, कई बार आपको पूछ लिया जाता है सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हैं, या इनमें से सेकेंडरी कौन सा नहीं है, प्राइमरी कौन सा नहीं है। तो आपको लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको आर्टिकल 38 क्लोज 1 जो है इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ स्टैट्यूट का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है कि क्या क्या सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं, उनमें से प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं और उनमें से सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हैं, या फिर फॉर्मल कौन से, इनफॉर्मल कौन से हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डील करें तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस तरीके का कोई भी सोर्सेज एज पर आर्टिकल 38(1) ऑफ द ICJ स्टैट्यूट मेंशन नहीं है। इसके अलावा ट्रीटीज कर लें, या जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करें, या इंटरनेशनल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस की बात करें, इट इज़ द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी primarily fixed by law. This duty is towards person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. ये डेफिनेशन किसने दी थी? दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय विनफील्ड। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। टॉर्शियस लायबिलिटी पर जो है विनफील्ड की ही डेफिनेशन पूछी जाती है मोस्टली, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर टॉर्शियस लायबिलिटी से रिलेटेड कोई डेफिनेशन और अगर हमें आंसर नहीं पता, आप बस आंख बंद करके विनफील्ड को टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट डज द रिट ऑफ को वारंटो मीन। अब रिट्स क्या होती है? रिट्स होती है जो हम फाइल करते हैं इन केस हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। रिट्स अगर हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे वो होती है अंडर आर्टिकल 32, रिट अगर हम हाई कोर्ट में फाइल करें वो होती है 226 में। आर्टिकल 32 से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, दैट इज अंडर आर्टिकल 32। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है रिट से हमें टाइप ऑफ रिट्स पता होनी चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी रिट क्या कहती है। इसमें तो हमें सिर्फ और सिर्फ को वारंटो का पूछा है, ठीक है, और सेम को वारंटा का ही हमें जो है ईयर 2021 में भी पूछा था। तो फॉर्म्स ऑफ रिट्स में से जो है को वारंटो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर भी इसके अलावा कौन सी रिट्स अगर हम बात करें तो हैबियस कॉर्पस आ गई, प्रोहिबिटरी आ गई, ठीक है, फिर आती है हमारे पास मैंडेमस, फिर आती है को वारंटो, और फिर हमारे पास आ जाती है सर्शरी। तो ये जो है 5 तरीके की रिट्स हैं, हमें सबका पता होना चाहिए, उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं को वारंटो की, तो को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर सिर्फ हमने इतना ही याद किया होगा तो हम इसका आंसर इजीली ढूंढ सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए
तो इसमें ऑप्शन ई, सॉरी ये मैंने जो है ये 2 बारी ऑप्शन आ गया है, पेस्ट हो गया है। ऑप्शन ई जो है वो ऑप्शन डी ने लिखा हुआ था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, जिसका ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कहता है इट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफिस होल्डर इज इलीगली होल्डिंग दैट पोजीशन। तो बाय व्हाट अथॉरिटी अ पर्टिकुलर पर्सन इज होल्डिंग अ पोजीशन इन एनी पब्लिक ऑफिस, वो क्वेश्चन किया जाता है बाय द कोर्ट अंडर दिस रिट ऑफ क्वो वारंटो। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95, which from the following is not correct, that consent is said to be free when it is not caused by। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, जिस केस में हम बोल सकते हैं कि जो कंसेंट है दैट इज फ्री कंसेंट और नो। ठीक है, तो क्या है, मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आपको बताया था, ईयर 2023 में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था विद रिगार्ड टू द फ्री कंसेंट, बस वो थोड़ा घुमा फिरा के आ जाता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो उसमें मेंशन किए गए हैं वो सब चीज़ें जिनके होते हम बोल सकते हैं कि कंसेंट जो है उसे हम फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे, जिसमें से एक था कोर्शन, एक था अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक था फ्रॉड और एक मैंने बताया था मिस रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हमें ये सब पता होगा कि ये सब जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं फ्री कंसेंट को, इनमें दिया गया कंसेंट जो उसे हम फ्री कंसेंट कभी नहीं मानेंगे, तो हमें पता होगा कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो है हमारे फ्री कंसेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि लीगल एप्टीट्यूड से डील करता है इस क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 97, अरुणा रामचंद्र शानबाग केस इन्वॉल्व्ड इश्यूज ऑफ। तो ये बात करते हैं अरुणा रामचंद्र शानबाग के केस की, जो एक लैंडमार्क जजमेंट है विद रिगार्ड टू द यूथनेशिया। यूथनेशिया होता क्या है, व्हेन यू एंड समवन्स लाइफ, मतलब किसी की लाइफ को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, बाय वे ऑफ यूथनेशिया। यूथनेशिया भी अब 2 तरीके के होते हैं, एक हो गया है पैसिव यूथनेशिया, एक हम बोल सकते हैं एक्टिव यूथनेशिया। अगर हम किसी के साथ कुछ ऐसा एक्ट करें कि हमारे एक्ट की वजह से उसकी लाइफ एंड हो जाए, मतलब एक पेशेंट है, अगर हम उसे कोई लीथल इंजेक्शन देते हैं ताकि उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाए, उसे हम बोलेंगे एक्टिव यूथनेशिया। वहीं अगर हम बात करें कुछ इस तरीके की पैसिव यूथनेशिया की बात करें, तो उन केसेस में क्या होता है, अगर कोई पेशेंट है उसे कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, एंड वी सिंपली स्टॉप दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, इन दैट केस वी कैन से पैसिव यूथनेशिया। हमारे ट्रीटमेंट को ख़त्म करते ही जो है उसकी लाइफ जो है वो एंड हो जाती है। तो 2 तरीके के, बट अगर हमें बात करी गई है अरुणा रामचंद्र शानबाग की, तो इसमें बात हुई थी सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूथनेशिया की, कि पैसिव यूथनेशिया जो है फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउ किया गया था इन इंडिया। इसको लीगल माना गया था कि अगर आप लीगली किसी एक पर्सन जो कि क्लिनिकली उसको ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, एंड ही डोंट वांट टू लिव एनी मोर, उसकी कंसेंट है कि मुझे और नहीं जीना, तो इस केस में जो है आप उसका ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं, मतलब आपको उसको जो है पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चन जो लीगल एप्टीट्यूड से डील करते थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि लीगल एप्टीट्यूड से डील करता था वो था क्वेश्चन नंबर 97। इसके बाद अगली वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जिसमें मैं ईयर 2025 का पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसके लीगल एप्टीट्यूड पोर्शन को सॉल्व करने वाली हूँ। तो आपसे मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।